प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो हमने स्टार्ट किया है इकोनॉमिक्स का लेसन नंबर 4 और इसमें ना हमारे अभी तक कितने लेक्चर्स हो चुके हैं, तो 3 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज का ये जो लेक्चर है ना दोस्तों, ये होने वाला है हमारा 4th लेक्चर। ठीक है, तो चलो आप लोगों को बता देती हूँ कि आज के इस वीडियो में हम लोग कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सर्विस सेक्टर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? हम सर्विस सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि महाराष्ट्र में सर्विस सेक्टर किस प्रकार से डेवलप हुआ है। ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सेकेंड लेक्चर में हमने कौन सा सेक्टर पढ़ा था, आपको याद होगा, एग्रीकल्चरल सेक्टर पढ़ा था। फिर थर्ड लेक्चर में हमने कौन सा वाला सेक्टर पढ़ा था दोस्तों, इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब बारी है किसकी? सर्विस सेक्टर की। ठीक है, अब ये सर्विस सेक्टर क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो आइए जरा समझते हैं। तो देखो, सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये रहा एजुकेशन का। ठीक है, जैसे मान लीजिए स्कूल हो गए या फिर कॉलेजेस हो गए। चलो एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। जैसे आपके टीचर्स हैं, ओके, तो आप क्या करते हो, आप जब अपने टीचर को फीस देते हो तो उसके बदले में आपको कुछ सामान देते हैं क्या? नहीं, उसके बदले में हमको क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। तो पढ़ाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि वो हमको सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे टाइप के जो भी हमारे काम होते हैं ना, वो सब के सब किसके अंदर आते हैं दोस्तों, सर्विस सेक्टर के अंदर आते हैं। जैसे कि इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, फिर ये टूरिज्म हो गया, रिटेल बैंकिंग हो गया। अब बैंक भी हमको क्या करती है भाई, सर्विस ही प्रोवाइड करती है ना। हमने पैसे दिए, मान लीजिए पैसे वहां पे डिपॉजिट किए, तो ऐसा थोड़े ना कि उसके बदले में हमको बहुत सारा सामान मिल जाता है। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, हमको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बैंक में हमारा अकाउंट है, तो हम क्या कर सकते हैं, पैसा वहां पे सेव कर सकते हैं, फिर जरूरत पड़ने पे हम वो पैसे को निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपने बैंक से दूसरे बैंक में हम पैसों को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी जो भी चीजें मैंने आपको बताई, ये सब कुछ सर्विस के अंदर ही तो आता है। ठीक है, तो ये सब कुछ इंक्लूडेड होता है सर्विस सेक्टर में, राइट। एंड सर्विस सेक्टर इंक्लूड्स प्रोविजन ऑफ सर्विसेज टू बिजनेस एज वेल एज फाइनल कंज्यूमर। यानी कि सर्विस सेक्टर में देखो और क्या आता है, प्रोविजन ऑफ सर्विस टू बिजनेस एज वेल एज फाइनल कंज्यूमर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं और बात करते हैं यहाँ पे सर्विस सेक्टर की ही कुछ और बातें यहाँ पर इसके रिलेटेड बताई गई हैं कि ये जो हमारा सर्विस सेक्टर है दोस्तों, इट इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। यानी कि सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाला कौन सा सेक्टर है भाई, सर्विस सेक्टर है। इसके अलावा ये तेजी से आगे भी बढ़ता है, यानी ग्रो भी होता है। ठीक है, अगर हम इसके कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जो हमारा स्टेट का जीडीपी है, देखो स्टेट के जीडीपी में इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना रहा है सर्विस सेक्टर का। तो अगर यहाँ पे 2017-18 का डेटा देखा जाए तो उससे हमें पता चलता है कि सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन देखो दोस्तों इतना था 54.5%। तो आप समझ सकते हो कि सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना ज्यादा था, देख रहे हो जीडीपी में। चलो फिर इसके कुछ मुख्य एरियाज हम देखेंगे, कोर एरियाज की बात करेंगे। क्या क्या है कोर एरियाज सर्विस सेक्टर के? तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे आता है दोस्तों फिनटेक। फिनटेक का मतलब आपको पता है क्या होता है, आज मैं बता देती हूँ। फिनटेक का मतलब होता है दोस्तों फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। ठीक है, मतलब देखो जैसे इसमें टेक्नोलॉजी भी रहेगी, फाइनेंस भी रहेगा। जैसे मैं आपको बताती हूँ मोबाइल बैंकिंग, तो मोबाइल बैंकिंग क्या है दोस्तों, ये फिनटेक के अंदर आएगा। क्योंकि देखो बैंक है, मतलब बैंक है, यानी कि इसमें फाइनेंस तो पक्का आएगा। ठीक है, इसके अलावा वो मतलब मोबाइल बैंकिंग आपको दी गई है, यानी कि टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, तो वो किसके अंदर आएगा। जैसे मान लीजिए कोई पेमेंट ऐप है, आप लोग क्या करते हो, पेमेंट ऐप के थ्रू पेमेंट करते हो, तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भी तो हमारा फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी ही कहलाएगा। क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि पैसा यहाँ पे इन्वॉल्व है, फाइनेंस इन्वॉल्व है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी के थ्रू सारा लेन देन वगैरह हो रहा है, तो वो किस में आ जाएगा, इसी में आएगा, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आईटी तो आप सभी को पता है भाई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये तो कौन नहीं जानता है ना। फिर यहाँ पे हम बात करेंगे स्टार्टअप्स की, राइट। फिर क्लाउड कंप्यूटिंग। तो बच्चों ये क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, स्टार्टअप्स तो आपको समझ में आ जाएंगे, लेकिन अब ये क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब मैं आपको बता देती हूँ। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको बताऊँ कौन सा, देखो वो हर एक के फोन में होगा, गूगल फोटोज का एग्जाम्पल है ना। क्या होता है कि जब हम गूगल फोटोज में अपने फोटो सेव करके रखते हैं, तो मान लीजिए अगर आपका मोबाइल गुम गया या फिर आपने अपने मोबाइल को पूरा फॉर्मेट मार दिया, ठीक है, मतलब सब कुछ डेटा उड़ गया, फिर भी जो आपका गूगल वाला मतलब गूगल फोटोज के जो फोटोज होते हैं ना, वो डिलीट नहीं होने वाले। जब भी आप अपनी आईडी से लॉगिन वगैरह करोगे तो वापस से सारे फोटो को आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। क्योंकि वो क्या होता है, मतलब गूगल फोटोज जो है वो उसको सेव करके रखता है। ठीक है, मतलब उसमें वो आपके फोन में नहीं रहता, बल्कि उनके सिस्टम में वो सेव रहता है। समझ रहे हो, आपके फोन में वो सेव नहीं, बल्कि उनके सिस्टम में सेव रहता है। तो आप जब चाहे तब, भले ही आपने अपना फोन घुमा दिया, आपका फोन जो है उसका पूरा डेटा डिलीट हो गया, फिर भी जो गूगल फोटोज है ना, गूगल वाले फोटोज, वो आपके सेव पड़े रहेंगे। तो ये किसका एग्जांपल है, क्लाउड कंप्यूटिंग का। समझ रहे हो, यानी जो आपका डेटा है ना, वो प्रॉपरली एक जगह पे स्टोर करके रखा जाता है, आप जरूरत पड़ने पे उसका यूज कर सकते हो। ठीक है,
तो ये होता है इसका मतलब। और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है ना। फिर यहाँ पे डिफेंस हो गया, टूरिज्म हो गया, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, यस एवरीवन, यूनिवर्सिटीज भी आती है क्या इसके अंदर? तो हाँ भैया आती है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज भी तो क्या करती है, हमको सर्विस ही प्रोवाइड करती है। एंड गवर्नमेंट हैज ऑल्सो ट्राइड टू एक्सपांड द सर्विस सेक्टर बाय वेरियस एक्टिविटीज इन टायर 2 सिटीज। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों के लिए एक नया वर्ड आया होगा, टायर 2 सिटीज। ये क्या होते हैं मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कि नहीं, अगर नहीं लिखा होगा तो भी टेंशन मत लेना, मैं बता दूंगी। चलो आ जाओ, टायर 2 सिटीज के बारे में आपको बताती हूँ। देखो जैसे जो हमारी सिटीज होती है ना, अलग अलग सिटीज, उनको कैटेगराइज्ड किया जाता है। देखो जैसे टायर 1, फिर यहाँ पे हो गया, देखो टायर हम कह सकते हैं, टीयर भी कह सकते हैं, तो टीयर बोल लो, टायर बोल लो, ठीक है, चलो हम टीयर बोल लेते हैं। यहाँ पे हो गया टीयर 2, और फिर उसके बाद यहाँ पे आ गया दोस्तों टीयर 3। तो ये क्या होता है, देखो टीयर 1 सिटीज वो होती है जहाँ पर सारी फैसिलिटीज एकदम मस्त अवेलेबल होती है, और वहाँ का जो पॉपुलेशन है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। फिर ये बीच में यानी दूसरे नंबर पे क्या आता है दोस्तों, टीयर 2 सिटीज़। इसमें क्या होता है कि इसमें मतलब इसके कंपैरिजन में थोड़ा फैसिलिटीज़ कम होती है और पॉपुलेशन भी कम होता है एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है। फिर उसके बाद टीयर 3 में क्या होता है, तो फिर यहाँ पर ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती और यहाँ की पॉपुलेशन भी काफ़ी कम होती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या ट्राई करती है कि जो हमारे, क्योंकि देखो टीयर 1 सिटीज़ में तो सब कुछ पहले से वेल डेवलप्ड है तो उसकी चिंता नहीं है, लेकिन जो हमारे टीयर 2 सिटीज़ हैं वहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, ट्राई करती है कि ये जो सारे सर्विस सेक्टर्स हैं उनको मतलब उनको डेवलप किया जाए, ठीक है। क्योंकि विकास तो करना पड़ेगा, जब हम विकास करते हैं, जब हम डेवलप करते हैं तो हमारी इकोनॉमी ही क्या होती है दोस्तों, मतलब इकोनॉमी जो है हमारा इनकम वही वो इंक्रीज होता है, ठीक है। तो इसीलिए गवर्नमेंट के द्वारा भी क्या किए जाते हैं, अपनी तरफ से प्रयास किए जाते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, कोर एरियाज ऑफ सर्विस सेक्टर, जिसमें यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई ना, यहाँ पे हमने सर्विस सेक्टर का पूरा समझ लो कि एक प्रकार से हमने इंट्रोडक्शन देखा। अब इसके कोर एरियाज हम देखेंगे, तो देखो इसमें सबसे पहले हमारा क्या आ जाता है बच्चे, इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत सारी चीजें आने वाली है, आप लोग देख सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और दूसरा हो जाएगा बच्चे हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इसको भी कैटेगराइज किया गया, जैसे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आएगा, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन। इसके अलावा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आएगा, हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है, ये सब कुछ इसके अंदर आएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब आपको पता है, ये सारी चीजें आती है। जैसे मान लीजिए आपके मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मतलब क्या होता है कि रोड्स वगैरह अच्छे होने चाहिए, जो आपका कम्युनिकेशन सिस्टम है वो प्रॉपर्ली होना चाहिए, एनर्जी का, ठीक है, एनर्जी मतलब वही बिजली वगैरह, ये सब कुछ होनी चाहिए। तो ये सब कुछ किस में आ जाते हैं दोस्तों, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम अच्छा रहेगा ना, तो समझ लीजिए कोई भी सेक्टर होने दो, वो डेफिनेटली ग्रो ही करेगा, क्योंकि कुछ ऑब्स्टेकल आ नहीं रहे ना, सारी चीजें स्मूथली चलते जा रही हैं। और जब सब कुछ अच्छे से चलेगा तो डेफिनेटली हम आगे तो बढ़ने ही वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो भाई इन्होंने कह दिया कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए। अगर आप डेवलप करना चाहते हो तो ऐसा नहीं कि रोडें टूटी फूटी हैं, ठीक है, या फिर आप मतलब जो एनर्जी है वो प्रॉपरली नहीं दिया जा रहा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो तो भाई इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करो, अच्छा करो, ठीक है। अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर फाउंडेशन होगा तो क्या होगा दोस्तों, इट इज द की टू ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। यानी अगर अच्छा, देखो यहाँ पे लिखा साउंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाउंडेशन इज द की टू ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। यानी अगर हम स्टेट का डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर फाउंडेशन है ना वो प्रॉपरली होना चाहिए, ठीक है। ये कैसे एक्ट करता है, तो दिस एक्ट एज अ मैग्नेट फॉर अट्रैक्टिंग एडिशनल इन्वेस्टमेंट इनटू द स्टेट एंड दस प्रोवाइड्स अ कॉम्पिटिटिव एड्स टू इट ओवर अदर स्टेट्स। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो दोस्तों, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रहेगा तो बहुत सारी यहाँ पे इंडस्ट्रीज खुलेंगी, ठीक है, सर्विस सेक्टर भी डेवलप होंगी। तो जब ये सारी चीजें डेवलप होंगी तो डेफिनेट मतलब ये एकदम अच्छी बात है, पक्की बात है कि जो लोग हैं ना वो इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। अगर सारी चीजें अच्छे से वर्क कर रही हैं तो कौन नहीं चाहेगा कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज खोलूं, कौन नहीं चाहेगा कि यहाँ पे मैं कुछ सर्विस प्रोवाइड करूं, सब चाहेंगे। तो वही बात इसमें बताई गई है कि ये एक मैग्नेट के तौर पे काम करता है, कि ये क्या करता है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट को अपनी तरफ, समझो जैसे मैग्नेट किसी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ना, वैसे ही प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है, समझे। हाँ, तो ये बात हो जाती है। चलो, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम जरा इसके क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट है आपका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें क्या क्या आता है, तो एनर्जी आता है,
दूसरा हमारा ट्रांसपोर्ट आता है। एनर्जी मतलब क्या, वही इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की बात की जा रही है। ट्रांसपोर्ट तो आप सभी लोग जानते हो, रोड है ना, रोड वगैरह, रेलवेज, ये सब कुछ। इसके अलावा कम्युनिकेशन मतलब वही आईटी ले लो, ठीक है, तो ये प्रॉपरली होना चाहिए। ये है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है दोस्तों, तो हेल्थ आता है हमारा, है ना, और फिर क्या आता है, एजुकेशन, ठीक है। चलो अब एक एक के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले किसकी चर्चा हम करने वाले हैं, तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या इंक्लूडेड होता है, देखो, इट फैसिलिटेट्स प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी ये क्या प्रोवाइड करता है, तो प्रोडक्शन एंड मतलब इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब यहाँ पर हम देखेंगे मेजर्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप होने के लिए कौन कौन से मेजर्स हैं, जरा हम इनकी चर्चा करेंगे। तो आइए लाइन बाय लाइन हम पढ़ते हैं एक एक करके, ठीक है, बड़े आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, बस आप पॉइंट्स को एक एक बार देखते जाओ, ठीक है ना, फिर एग्जाम में आए तो आप लिख लोगे। चलो, पहला है इंक्रीजिंग इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। यस एवरीवन, मतलब क्या करना होगा, जैसे अगर हमें ये पहला एनर्जी था ना, तो एनर्जी को अगर बूस्ट करना है, अच्छा करना है, तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की कैपेसिटी है भाई, उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी जो अभी भी गांव वगैरह एरियाज हैं, वहाँ पे हमें इलेक्ट्रिफिकेशन करना होगा, यानी वहाँ गांव तक बिजली हमको पहुँचानी होगी, हर जगह जितने भी रूरल एरियाज हैं वो सब में। इसके अलावा जो नेटवर्क है उसको इम्प्रूवमेंट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है, और क्या आता है दोस्तों, प्रोग्राम्स फॉर एनर्जी कंजर्वेशन, यानी एनर्जी के कंजर्वेशन के लिए प्रोग्राम्स करना, ये सब कुछ, ठीक है। फिर यहाँ पे तीसरे नंबर पे आ जाता है मॉडिफाइड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम टू एलपीजी कंज्यूमर्स इन द स्टेट, यानी जो एलपीजी कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, जैसे उनको डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता था ना, उनको ये सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, तो इसको क्या करना, अच्छा करना स्टेट के अंदर, ये भी इसके अंदर आ जाता है। एंड रोड डेवलपमेंट प्लान 2001-2021 is being implemented in the state with target to develop 3.37 लाख किलोमीटर्स ऑफ रोड। और क्या किया गया है, देखो ये सारी चीजें तो की गई हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम बात करेंगे, जैसे ये तो आपने समझा ना कि एलपीजी जो भी कंज्यूमर्स हैं उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा, यानी डायरेक्टली उनके अकाउंट में पैसे जाएंगे भाई, इधर उधर कहीं पे भी रिश्वतखोरी नहीं चलेगी, ठीक है, यानी अगर हमने पैसा भेजा तो डायरेक्टली आपके अकाउंट में जाएगा, सिंपल, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो रोड के डेवलप मतलब रोड डेवलपमेंट का प्लान ये वाला 2001 से 2021, ठीक है, तो इसको इम्प्लीमेंट किया गया इन द स्टेट विथ अ टारगेट क्या था, 3.37 लाख किलोमीटर्स ऑफ रोड को यहाँ पे बनाना, ठीक है। एंड मेट्रो रेलवे हैज स्टार्टेड एट मुंबई एंड नागपुर और मुंबई में क्या किया गया दोस्तों, जो मेट्रो रेलवे से इनको स्टार्ट किया गया। एंड इतना ही नहीं, देखो रेलवे के ऊपर भी ध्यान दिया, अच्छी बात है, एनर्जी के ऊपर भी ध्यान दिया, रोड के ऊपर भी ध्यान दिया, लेकिन एक और यहाँ पर चीज आ जाता है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम कह सकते हैं पोर्ट का डेवलपमेंट भी होना चाहिए, क्योंकि हम सभी को पता है भाई इंडिया अभी क्या है, ग्लोबलाइजेशन के बाद हम जो है ना, हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में इन्वॉल्व हैं, यानी हम क्या करते हैं, दूसरे देशों के साथ ट्रेड करते हैं, अपने सामान का लेन देन करते हैं। और अगर देखा जाए तो ये ज्यादातर करके ना किसके द्वारा होता है, तो ये समुद्री यानी वाटरवेज के द्वारा होता है, ठीक है। तो अगर हमारा पोर्ट डेवलप नहीं होगा तो फिर हम कैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर पाएंगे, इसीलिए पोर्ट का डेवलपमेंट तो बहुत जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो भाई फाइनेंशियल में बोल रही हूँ, फॉरेन करेंसी हमारे देश में आती है, तो ये तो हमारे लिए अच्छी बात होती है ना कि बाहर वाला पैसा हमारे देश में आ रहा है। तो इसके लिए क्या करना होता है कि पोर्ट को डेवलप करने के लिए प्रोग्राम चलाया गया था, सागरमाला प्रोग्राम, ठीक है। इसके तहत आप देख सकते हो, पहले मैं आपको ये ऊपर से पढ़ के बताती हूँ कि महाराष्ट्र पोर्ट डेवलपमेंट पॉलिसी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स। देखो स्टेट गवर्नमेंट इज प्रोमोटिंग सागरमाला प्रोग्राम, ये एक प्रोग्राम है, ठीक है, जो किस लिए लॉन्च किया गया था दोस्तों, पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, लॉन्च बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था फॉर पोर्ट डेवलपमेंट, ठीक है, समझ में आया आप सभी लोगों को, और जो कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। और यहाँ पे हम बात करेंगे इंटरनेट सब्सक्राइबर्स यानी इंटरनेट यूज़र की, तो देखिएगा ये कितने थे, तो 5.45 करोड़ इन महाराष्ट्र एज ऑन 30 सितंबर 2017, यानी 30 सितंबर 2017 में अगर देखा जाए तो इंटरनेट यूजर्स मतलब इंटरनेट ग्राहक, ठीक है, हम ये कह सकते हैं, कितने थे महाराष्ट्र के अंदर, 5.545 करोड़, आप सोच सकते हो, ठीक है, मतलब जो क्या है, अगर सारे स्टेट्स में देखा जाए तो सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर्स कहाँ पर है भाई, महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आप लोगों को बताए, तो अच्छे से इसको पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना क्या है कैसे है, बिल्कुल नहीं, आपने एक बार फिर से मेरे पढ़ाने के बाद एक बार फिर से ये जो आपके सारे पॉइंट्स है ना उनको गो थ्रू कर लेना, आप समझ जाओगे कि
लीजिए इसके अंदर क्या है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं। देखो दोस्तों, हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर ये जो दिया गया था इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके बारे में तो स्टडी कर लिया। अब हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, जिसमें हमारा आ जाता है दोस्तों हेल्थ, और दूसरे नंबर पे क्या आता है, एजुकेशन। तो आइए जरा हम बात करते हैं किसकी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की, ठीक है। तो क्या क्या इसमें आता है मैंने आपको बता दिया। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट components ऑफ द इकोनॉमी बिकॉज इट improves द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ एज वेल एज स्टिमुलेट्स द क्वालिटी, कहाँ गया, स्टिमुलेट्स द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ एज वेल एज, एक मिनट, यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यस, स्टिमुलेट्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी इसका मतलब क्या हुआ, देखो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है बच्चों, ये भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इकोनॉमी का। आप बोलेंगे कैसे, क्योंकि देखो एजुकेशन हो या फिर हेल्थ हो, जैसे मान लीजिए एजुकेशन अगर हम बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, कॉलेजेस है, ये बच्चों को क्या कर रहे हैं, भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं ना। हम क्या कर रहे हैं, मैन पावर को, मतलब मैन पावर, क्योंकि देखो अगर इंसान रहेगा तभी तो आपका काम हो पाएगा। आप जो भी काम कर रहे हो, आप कोई भी इंडस्ट्री खोल रहे हो या फिर मान लीजिए कोई सर्विस वाला काम भी अगर आप मतलब स्टार्ट कर रहे हो, तो वहां पे ह्यूमन की तो जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। मतलब ह्यूमन रिसोर्स तो चाहिए ही होगा, और अगर ह्यूमन रिसोर्स स्किल्ड होगा, मतलब अगर उसके अंदर हुनर होगा, कला होगी, तो वो और अच्छे से अपना काम कर पाएगा, ठीक है। मतलब अगर देखा जाए, जैसे आज हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो आगे चल करके क्या करने वाले हैं, हमारे देश के ही काम आएंगे, क्योंकि हमारे देश में फिर काम करेंगे तो क्या होगा, हमारी ही इकोनॉमी डेवलप होगी। तो इसीलिए कहा गया है कि ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है, किसका, इकोनॉमी का, बिकॉज इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये क्या करता है, ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को इंप्रूव करता है एजुकेशन के थ्रू और हेल्थ के थ्रू भी। अगर हम लोगों को ये स्वास्थ्य सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्यों, ताकि हमारे देश में कोई बीमार ना रहे, सब लोग स्वस्थ रहें, ठीक है। स्वस्थ रहेंगे तो अपना काम ठीक प्रकार से कर पाएंगे और डेफिनेटली हमारे कंट्री का विकास होगा, ठीक है। वेरी सिंपल, राइट। इट नॉट ओनली इंप्रूव्स द क्वालिटी बट ऑल्सो गिव्स द पावर टू प्रोड्यूस नॉलेज। मतलब ये क्वालिटी तो इंप्रूव करता ही है, लेकिन इसके साथ साथ नॉलेज को भी क्या करता है बच्चों, प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स, अब देखो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, तो लिटरेसी प्रोग्राम आ गए, मतलब लिटरेसी के लिए प्रोग्राम चलाना। इसके अलावा एजुकेशन हो गया दोस्तों, पब्लिक हेल्थ, ठीक है, हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, ये सब कुछ किस में आता है, ये सब कुछ हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, ठीक है। चलो, मेजर्स अंडरटेकन टू डेवलप सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी मतलब कौन कौन से मेजर्स हैं, उपाय हैं जो किए जाते हैं हमारे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल किसकी बात कर रहे हैं, एजुकेशन की बात कर रहे हैं। पहले एजुकेशन का पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको हेल्थ का भी पढ़ा दूंगी, ठीक है, मतलब बारी बारी से पढ़ेंगे ना। तो पहले एजुकेशन का देख लेते हैं। सो एजुकेशन इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेसिक ह्यूमन नीड्स। यस एवरीवन, मतलब हम कहते हैं ना कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। आप सोचिए कि अगर हम बच्चों को पढ़ाई नहीं, हम ऐसे ही छोड़ दें, तो क्या होगा, आगे चल करके जब 20-30 साल होंगे, 10 साल बाद, 20 साल बाद वो बच्चे बड़े हो जाएंगे, उन्होंने कुछ पढ़ाई नहीं, उनके पास कुछ कला नहीं है, कुछ हुनर नहीं है, तो वो क्या काम कर पाएंगे बताइए। क्या वो हमारे देश के डेवलपमेंट में, उसके विकास में सहभागी हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, है कि नहीं। तो वही बात यहाँ पे बोली जा रही है कि एजुकेशन इज कंसिडर्ड एज द वन ऑफ द बेसिक ह्यूमन नीड्स, इट फॉर्म्स द बैकबोन। देखो ये क्या फॉर्म करता है, तो बैकबोन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। क्योंकि आज हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मतलब हम हमारा भविष्य तैयार कर रहे हैं। जब हम छोटे हुआ करते थे तो मुझे याद है हमारे जो टीचर है ना, वो मतलब ऐसे प्रेयर्स होता है या फिर मान लीजिए मतलब प्रेयर्स होता है, तो सब लोग लाइन में पूरा ग्राउंड में लगते थे और वहाँ पे टीचर हमको कहते थे कि हम क्या हैं, हम देश के भविष्य हैं। यानी आगे चल करके उनके बाद हमें ही तो क्या करना है, देश का मतलब जो हमारा देश है उसके डेवलपमेंट में हमें सहभागी बनना है, इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूशन देना है। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे टीचर्स थे ना, वो हमको समझाया करते थे, ठीक है। तो वही बात मैं भी आपको बता रही हूँ। आगे देखते हैं। एजुकेशन इज सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मतलब अगर हम ह्यूमन का डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो एजुकेशन तो मस्ट है भाई, बिना एजुकेशन के कैसे हम आगे बढ़ेंगे, है ना। इन द प्रेजेंट सिनेरियो, अगर देखा जाए प्रेजेंट की मैं बात कर रही हूँ, इंडिया इज गेटिंग द एडवांटेजेस ऑफ हाईएस्ट डेमोग्राफिक डिविडेंड ड्यू टू मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ यंग पॉपुलेशन इन द कंट्री। देखो दोस्तों, हमारे कंट्री में पॉपुलेशन तो ज़्यादा है, ये तो हम मानते हैं कि पॉपुलेशन में हम मतलब सबको हमने पीछे छोड़ दिया है, जनसंख्या के मामले में हम सबसे आगे हैं। लेकिन एक बात बताऊं, हमारे यहाँ पे ना यंग पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसका हमें फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि हमें पता है
देखो जो यंग पॉपुलेशन है ना, जो जवान मतलब बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, वो ज्यादा, देखो जैसे मान लीजिए कोई बूढ़ा हो गया तो 60 साल के बाद इंसान रिटायर हो जाता है। अब रिटायर हो जाता है तो क्या ही काम करेगा, और कोई छोटा बच्चा है तो वो भी क्या काम करेगा, है ना। काम करने वाले कौन होते हैं, वर्किंग पीपल कौन होते हैं, तो वही जो हमारी यंग पॉपुलेशन होती है ना, वो काम करने वाली होती है, जो कि हमारे पास है, ठीक है। तो इसका हमें फायदा मिलता है। तो वही बात इसमें बोली गई है कि प्रेजेंट सिनेरियो में अगर देखा जाए तो इंडिया इज गेटिंग द एडवांटेजेस ऑफ हाईएस्ट डेमोग्राफिक डिविडेंड ड्यू टू मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ यंग पॉपुलेशन इन द कंट्री, ठीक है। एजुकेशन देयरफॉर बिकम्स अ प्रायोरिटी एट द नेशनल एज वेल एज स्टेट लेवल। इसी वजह से जो हमारा एजुकेशन है वो मतलब सबसे मुख्य बन जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है एट द नेशनल लेवल एज वेल एज द स्टेट लेवल, ठीक है। The state of Maharashtra has implemented various educational programs, schemes to achieve the goal of education। और जो हमारी महाराष्ट्र सरकार है ना बच्चे, ये भी पीछे नहीं है, ये भी अगर मतलब एजुकेशन को बढ़ाने के लिए बहुत सारे स्कीम्स भी लेकर के आते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों, जैसे हमारे एजुकेशन में ना लेवल्स होते हैं। कितने लेवल्स होते हैं भाई, 4 लेवल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, नाम बताओ। तो देखो एक तो हमारा होता है बच्चे प्राइमरी लेवल, ठीक है। प्राइमरी लेवल में क्या आता है मैं आपको बताती हूँ, पहले मैं इसके नाम बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम एक एक करके देखेंगे। यहाँ पे सेकेंडरी लेवल आता है, तीसरे नंबर पे आ जाता है हमारा, तीसरे लेवल पे हायर सेकेंडरी, और चौथे लेवल पे आ जाते हैं दोस्तों हायर एजुकेशन, ठीक है। तो ये सब कुछ क्या है, बहुत सिंपल है, इसको समझना। देखो प्राइमरी एजुकेशन में क्या आएगा, तो क्लास 1 से लेकर के 8 तक के जो बच्चे हैं, मतलब क्लास 1 से 8 तक, वो किस में आ जाएगा, प्राइमरी में आ जाएगा, ठीक है। फिर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी में क्या आएगा, तो यही इसके आगे आप पकड़ लो 9, 10, 11, 12, ये किस में आ जाएगा, ये हमारा सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी में आ जाएगा। इसके अलावा हायर एजुकेशन मतलब उसके आगे जो हम पढ़ाई करते हैं यूनिवर्सिटीज वगैरह में, तो वो किस में आ जाएगा दोस्तों, हायर एजुकेशन में आ जाएगा। तो चलो हम जरा एजुकेशन के बारे में समझते हैं और सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, तो ये भी हम देखते हैं। जैसे आप लोगों ने बहुत ये सुना होगा सर्व शिक्षा अभियान, है ना, जिनका मेन मोटो क्या था कि हमें क्या करना है, सभी को शिक्षित करना है, ठीक है। तो देखते हैं। The state of Maharashtra has implemented the right to education of children in the age group 6 to 14 years to provide free and compulsory education under the सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने क्या किया था दोस्तों, ये वाली जो पॉलिसी है इसको इम्प्लीमेंट किया था, राइट टू एजुकेशन, ठीक है, कि जो भी 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाए। मतलब जिनकी भी उम्र इतनी है ना, आप उससे काम नहीं करा सकते आप उनको, इसीलिए तो देखो सरकारी स्कूल्स खोले जाते हैं, जो पिछड़े एरियाज हैं वहां पर भी सरकारी स्कूल खोले जाते हैं ताकि वहां के भी बच्चे क्या कर सके, पढ़ाई कर सके, ठीक है। मान लीजिए अगर वो फीस नहीं भर सकते तो यह सरकारी जो स्कूल्स है उसमें फीस लगती नहीं है, तो उसमें आकर के पढ़ सकते हैं ना। तो यही गवर्नमेंट के द्वारा प्रयास किए जाते हैं, ठीक है। समझ में आया आप सभी लोगों को। द एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑन प्राइमरी एजुकेशन, यानी प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, वो कितना था हम देख सकते हैं, तो 19,486 करोड़ ड्यूरिंग 2016-17 में इतना था, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड एनरोलमेंट मतलब वही एडमिशन वगैरह, ठीक है। चलो ईयर हम देखते हैं 2016-17 का। नंबर ऑफ स्कूल्स कितने 2016-17 में आप देख सकते हो, तो 1,04,971, 1,04,971, ठीक है। टोटल एनरोलमेंट मतलब कितने बच्चों ने वही एनरोल किया, ये बातें हैं। तो 159.86 लाख, देखो यहाँ पे लाख है। एंड नंबर ऑफ टीचर्स तो 5.30 लाख एंड प्यूपिल टीचर रेशियो, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे क्या लिखा है कि 30 और फिर उसके बाद 1 लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि 30 बच्चों पे एक क्या होगा, मतलब एक शिक्षक होना चाहिए, एक टीचर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर किसी क्लास में 60 बच्चे हैं तो इसके लिए कितने टीचर्स की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे जैसे इसको डिवाइड करोगे तो एक ये वाला 30 बच्चे हो गए, इधर वाले 30 बच्चे हो गए, तो इनके लिए एक टीचर चाहिए, उनके लिए एक टीचर चाहिए, है कि नहीं। तो ये बात हो जाती है। तो ये सब कुछ है, और ये क्या है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ महाराष्ट्र 2016-17। चलो सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन की हम बात करेंगे दोस्तों। तो इसके लिए कौन सा अभियान है भाई, रमसा जिसको कहा जाता है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ये कब लॉन्च किया गया था, इन 2009 विद द ऑब्जेक्टिव क्या था बच्चे इसका, तो इम्प्रूव द एसेस एज वेल एज द क्वालिटी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। मतलब जो सेकेंडरी एजुकेशन है ना, इसकी क्वालिटी को मतलब और अच्छा करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी रमसा की, जिसका फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ठीक है। कब लॉन्च किया गया था याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है, तो 2009 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। एंड और हम क्या देखेंगे इसमें, देखो द स्टेट गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन कितना था, तो 16,000, इसको हम पढ़ेंगे दोस्तों 89, हिंदी में नहीं आ रहा, मैं इंग्लिश में बता देती हूँ,
16,089 करोड़, इतना एक्सपेंडिचर था हमारी सरकार का कब 2016-17 में। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम जरा स्कूल्स की बात कर लेते हैं, टोटल एनरोलमेंट और नंबर ऑफ टीचर्स देख लेते हैं। तो ईयर 2016-17 नंबर ऑफ स्कूल्स 25,737 एंड टोटल एनरोलमेंट कितने 66.15 लाख एंड नंबर ऑफ टीचर्स हाउ मच 2.13 लाख। और इसके अलावा प्यूपिल टीचर रेशियो मतलब स्टूडेंट और टीचर का रेशियो कितना रहेगा 30:1, यानी कि 31 बच्चे पे कितना टीचर रहेंगे भाई, एक टीचर रहेंगे, समझे। चलो अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं बच्चों हायर एजुकेशन की। चलो आपने प्राइमरी समझ लिया, प्राइमरी 1 to 8 तक आता है और सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी कहाँ तक आता है, तो भाई 9, 10, 11, 12 देखो यहाँ पे है ना, देख लेना 9 से लेकर के 12 तक। फिर यहाँ पे हायर एजुकेशन में क्या आता है, तो जो हम यूनिवर्सिटीज वगैरह में पढ़ाई करते हैं ना, बड़ी बड़ी जो डिग्रियां लेते हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या किया जाता है, हमारे बच्चों को मतलब तैयार किया जाता है अब काम के लिए, क्योंकि अब वो पढ़ाई कर चुके हैं, उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट कर ली, हायर सेकेंडरी वाली एजुकेशन भी कंप्लीट कर ली। अब उनको कोई ना कोई कला सीखना है जिससे वो क्या कर सके, मतलब आगे बढ़े और कुछ अच्छा करे, ठीक है। तो इसके थ्रू यही किया जाता है। तो चलो देखते हैं, अपार्ट फ्रॉम यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इज टेकिंग एफर्ट्स टू एक्सपांड अपॉर्चुनिटीज इन हायर एजुकेशन ऑल्सो। यानी देखो सरकार तो भाई प्राइमरी एजुकेशन में ध्यान दे ही रही है, लेकिन इसके अलावा जो हमारा हायर एजुकेशन है ना, इसके ऊपर भी वो ध्यान दे रही है, उसके ऊपर मतलब इसके लिए भी वो प्रयास कर रही है कि हायर एजुकेशन भी कैसा हो भाई, एकदम अच्छा हो, ठीक है। हायर एजुकेशन क्या करता है दोस्तों, हेल्प करता है, किसमें हेल्प करता है, तो इन क्रिएटिंग टेक्निकल एंड स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स। देखा, मतलब हायर एजुकेशन के थ्रू क्या किया जाता है, जो ह्यूमन है ना उसको तैयार किया जाता है, ह्यूमन रिसोर्स को तैयार किया जाता है। टेक्निकल और स्किल मतलब जो भी ह्यूमन रिसोर्स है वो कैसा होना चाहिए, ह्यूमन कैसे होने चाहिए भाई, वो होने चाहिए टेक्निकल होने चाहिए, स्किल्ड होने चाहिए, उनके पास कुछ ना कुछ कला होनी चाहिए, राइट, विच इज एन इंपॉर्टेंट इनपुट नेसेसरी फॉर ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे मैं आपको बताती हूँ, कोई बच्चा इंजीनियरिंग क्यों करता है, वो मान लीजिए कोई बीटेक कर रहा है या फिर और भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं ना, टेक्निकली देखा जाए मतलब टेक्निकल कोर्सेज बहुत सारे होते हैं। तो वो बच्चा क्यों वो चीज़ कर रहा है, ताकि वो चीज़ का नॉलेज गेन करे और फिर आगे चल करके वो फील्ड में आगे बढ़े, राइट। तो वही बात इसमें है कि वही हायर एजुकेशन हेल्प्स इन क्रिएटिंग टेक्निकल एंड स्किल ह्यूमन रिसोर्स विच इज एन इम्पोर्टेंट इनपुट नेसेसरी फॉर ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। देयर आर 22 स्टेट यूनिवर्सिटीज, मतलब स्टेट में देखो कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप देख सकते हो 22 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें से 4 यूनिवर्सिटीज़ किसके लिए है, तो एग्रीकल्चर के लिए है, ध्यान रखिएगा। फिर एक यूनिवर्सिटी किसके लिए है दोस्तों, हेल्थ साइंस के लिए है, हेल्थ साइंस कोर्सेज। और एक यूनिवर्सिटी किसके लिए है, तो वेटरनरी साइंस। वेटरनरी का मतलब आपको पता है ना, जो ये पशुओं के चिकित्सक होते हैं, तो उनकी बात की जा रही है, एनिमल्स के डॉक्टर्स, ठीक है। एंड 1 फॉर किसके लिए, एक है बच्चों टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है। और जो 15 अदर यूनिवर्सिटीज हैं वो जनरल कोर्सेज के लिए है। मतलब ये जो सारे मैंने आपको यूनिवर्सिटीज गिनाए ना, ये स्पेशल देखो, जैसे 4 यूनिवर्सिटीज हैं एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर में जो भी पढ़ाई करना चाहता है वो यहाँ पे जा सकता है। फिर हेल्थ साइंस के लिए कितनी है भाई, खाली बस एक है, और एक है वेटरनरी साइंस के लिए, और यहाँ पे 1 है दोस्तों टेक्नोलॉजी के लिए, बाकी जो 15 है वो जनरल कोर्सेज के लिए, मतलब सामान्य कोर्सेज, ठीक है। इन एडिशन टू दिस देयर आर 21 ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटीज। इसके अलावा देखो ये सब कुछ तो है, लेकिन यहाँ पे 21 ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटीज भी हैं। देखो बच्चों, एक तो हमारा नॉन ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी, नॉन क्या है यहाँ पे ऑटोनॉमस, ठीक है। तो नॉन ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटीज होती हैं और दूसरा है ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटीज, ठीक है। तो ऑटोनॉमस का मतलब क्या हुआ कि ये अपने करिकुलम को खुद ही फ्रेम कर सकती हैं, किस प्रकार से एग्जाम कंडक्ट करना है, मतलब ये अपने डिसीजन ना खुद ही ले सकती हैं। ऐसी यूनिवर्सिटीज को हम क्या कहते हैं दोस्तों, ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटीज कहते हैं, ठीक है। मतलब अपना करिकुलम फ्रेम खुद ही अपना बना सकते हैं, राइट। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है एंड 4 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, देखो 4 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और 5 क्या है, 5 इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इन द स्टेट, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ का जो डेटा है वो आपको मतलब आपको लग रहा होगा कि हम कैसे याद करें, तो चिंता मत करो, 1-2 बार पढ़ोगे तो हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और अब हम थोड़ा और आगे यहाँ पे चल करके यही अभी एजुकेशन की ही चर्चा करेंगे। कुछ और भी यहाँ पे है चीज़ें। महाराष्ट्र इज ऑल्सो द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू रिसीव, ये क्या है दोस्तों, ये RUSA, रूसा हम इसको कह सकते हैं। अब ये रूसा क्या है, तो इसका फुल फॉर्म अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये है, कहाँ गया, यस, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, मतलब राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ठीक है, ये है इसका फुल फॉर्म।
और ये क्या है, इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च इन 2013। ये कब लॉन्च किया गया था, तो 2013 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो इस स्कीम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र को क्या मिला था दोस्तों, ग्रांट मिला था ये रूसा के तहत, ठीक है। कितने का, 20 करोड़ का। देख रहे हो आप सभी लोग, अंडर रिसर्च एंड इनोवेशन एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट फॉर सेटिंग अप इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हब्स, ठीक है। अब ये राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान क्या है, तो इट इज अ सेंट्रली, जैसे मैंने आपको बताया वहां पे लिखा भी था कि ये है हमारा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2013, मतलब 2013 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। और इसके तहत किसको मिला है, भाई महाराष्ट्र सरकार को मिला है ग्रांट, कितने का, 20 करोड़ का, समझे। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ करके और हम क्या देखेंगे, हाँ अभी और भी है, ठीक है, खत्म नहीं हुआ। हम लोगों ने हायर एजुकेशन तो पढ़ लिया, अब यहाँ पे कुछ और बातें करेंगे, अदर्स के बारे में भी हम जानेंगे, ठीक है, जिसमें हमारा सबसे पहले आ जाता है दोस्तों इंक्लूसिव एजुकेशन। अब ये इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, देखो मैं आपको बताती हूँ। जैसे जो हमारे डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, जिनको क्या होता है, मान लीजिए कोई ठीक से सुन नहीं सकता, कोई ठीक से बोल नहीं सकता, राइट। तो सरकार ने क्या सोचा कि हमें क्या करना है, इनके लिए भी तो ध्यान देना पड़ेगा, मतलब उनको भी तो पढ़ाना पड़ेगा, उनको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो वो किस में आ जाता है दोस्तों, इसके अंदर आता है। तो दिस इज फॉर डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन विद द स्पेशल नीड्स, मतलब जिनको स्पेशल जरूरत होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई फिजिकली ठीक नहीं है, तो उसके लिए प्रॉपरली ऐसे स्कूल्स को बनाया जाए ताकि उसमें वो क्या कर सके, जैसे उनके फ्लोर कहाँ पे होने चाहिए, नीचे होने चाहिए। अगर नीचे रहेंगे तो वो लोग प्रॉपरली अपने क्लास में आसानी से जा सकेंगे, आ सकेंगे। अगर हम उनके लिए एकदम ऊपर, ठीक है, ऊपर अगर उनकी क्लास बना दे तब तो ये ठीक बात नहीं होगी, वो अच्छे से चढ़ भी नहीं पाएंगे ऊपर, और कैसे फिर जा करके रोज रोज पढ़ाई कर पाएंगे। तो इसी मतलब इसके तहत क्या किया गया, जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं उनके एजुकेशन के ऊपर ध्यान दिया गया। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इसके बारे में डिटेल में कुछ बोला नहीं है, मतलब डिटेल में कहा, बस इतनी सी लाइन उन्होंने बोल दी है ना। तो अभी मैं आपको उतना ज्यादा बताना नहीं चाहती हूँ, ठीक है। तो ये हो गया इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर ये आता है। चलो अब यहाँ पे हम बात करेंगे बच्चों गर्ल्स एजुकेशन। जी हाँ, गर्ल्स एजुकेशन भी जरूरी है ना, लड़कियां भी पढ़नी चाहिए। तो वेरियस स्कीम्स टू प्रमोट गर्ल्स एजुकेशन एंड such as free education till the higher secondary level, free of cost ST bus service for school going girls in rural areas, फिर bicycles to needy girls living within 5 kilometers from schools have been introduced by the government of Maharashtra। इसका मतलब क्या हुआ, देखो आपको पढ़ने के साथ समझ में आ गया होगा कि अब देखो जो सरकार है वो लड़कियों की शिक्षा की तरफ भी ध्यान दे रही है। तो इन्होंने क्या मतलब कौन कौन सी चीजें इन्होंने करी, सुनो। इनको फ्री एजुकेशन देंगे, पहली बात तो लड़कियों को कहाँ तक देंगे भाई, हायर सेकेंडरी लेवल तक देंगे, ठीक है। और इतना ही नहीं, जो हमारी एसटी बस है इसकी सर्विस इनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। मतलब अगर वो स्कूल की छात्रा है तो फिर उनको कोई रोकेगा नहीं, कोई कुछ पूछेगा नहीं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट क्या कर सकते हैं, एसटी बस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड और इतना ही नहीं, सुनो, बाईसाइकिल्स टू नीडी गर्ल्स लिविंग विद इन, हाँ जो भी गर्ल्स क्या कर रही हैं 5 किलोमीटर दूर रहती है स्कूल से, उनको क्या प्रोवाइड करेंगे, बाईसाइकिल प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये सारे स्कीम्स लाए गए हैं हमारे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा, क्यों, ताकि लड़कियां भी पढ़ें। एजुकेशन मतलब एजुकेशन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार भाई सबको है, ठीक है, चाहे वो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन में बोल रही हूँ, डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स हो या फिर लड़कियां हो, सभी को पढ़ने का अधिकार है। तो इसके लिए सरकार अलग अलग प्रयास करती है, अपनी तरफ से एफर्ट लगाती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों एडल्ट लिटरेसी। एडल्ट लिटरेसी का मतलब वही एडल्ट को क्या करना, लिटरेट करना, मतलब उनको भी शिक्षित करना। तो टू increase adult literacy in the state, innovative schemes like each one teach one, ठीक है, साक्षर भारत अभियान आर इम्प्लीमेंटेड विद कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो ये सारे स्कीम्स लाए गए थे, ये सब कुछ, ठीक है, किस लिए लाए गए थे दोस्तों, एडल्ट लिटरेसी के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे लास्ट में आ जाता है हमारा ट्राइबल एजुकेशन। जी हाँ, जो हमारे आदिवासी एरियाज है, ठीक है, जो ट्राइबल पीपल है, जो एकदम अंदर रहते हैं गाँव वगैरह में, तो भाई उनकी शिक्षा की तरफ कौन ध्यान देगा, तो सरकार को ही ध्यान देना पड़ेगा। तो इसके लिए भी इन्होंने बहुत सारे स्कीम्स बनाए हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैज इंट्रोड्यूस रेसिडेंशियल आश्रम स्कूल इन द ट्राइब एरियाज ऑफ द स्टेट, मतलब जो ट्राइब एरियाज है स्टेट के, वहाँ पे क्या करेंगे, तो वहाँ पे स्कूल्स मतलब बनाएंगे उनके लिए, ठीक है। ट्राइबल स्टूडेंट्स आर प्रोवाइडेड अकोमोडेशन, मतलब जो ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं उनको रहने का देंगे, उसके बाद यहाँ पे खाना देंगे, यूनिफॉर्म देंगे, जो भी एजुकेशनल मटीरियल्स हैं वो प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा और भी यहाँ पे कंसेशंस देंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। क्योंकि जब ये चीज़ें फ्री में मिलेंगी ना तो लोग क्या होंगे, थोड़ा उनको मतलब मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ हमें अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए, पढ़ने भेजना चाहिए, ठीक है।
तो ये सारी बातें हो जाती हैं। देयर आर 556 एडेड आश्रम स्कूल इन द स्टेट। कितने हैं भाई एडेड आश्रम स्कूल्स? तो वो है 556, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड गवर्नमेंट हॉस्टल फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड एट डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका लेवल्स टू एनकरेज ट्राइबल स्टूडेंट्स टू परस्यू हायर स्टडीज। यानी गवर्नमेंट क्या करती है दोस्तों, हॉस्टल की फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है डिवीजन लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका लेवल्स पे, ताकि लोग जो है मतलब जो स्टूडेंट्स है वो पढ़ाई कर सके, ठीक है। तो ये था दोस्तों पूरा हमारे एजुकेशन के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये थोड़े से टेक्निकल टर्म्स हैं, मुझे मालूम है आप ये सब कुछ पहली बार पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा कि हम कैसे इतना सब याद करेंगे, लेकिन कह रही हूँ ना, प्रैक्टिस करते रहना, यानी बार बार इसको पढ़ते रहना तो आप समझ जाओगे, ठीक है। तो हमने प्राइमरी एजुकेशन देख लिया, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी, फिर हमने हायर स्टडीज देखा, और यहाँ पे अदर्स में हमने इंक्लूसिव एजुकेशन देखा, गर्ल्स एजुकेशन, एडल्ट और ट्राइबल एजुकेशन। अब हम किसकी बात करेंगे दोस्तों, हेल्थ सर्विसेज की बात करेंगे। लो भाई देखो, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्थ भी आ जाता है, क्योंकि जब हमारे देश के सारे नागरिक स्वस्थ रहेंगे तो डेफिनेटली हमारे देश का विकास होगा, क्योंकि वो लोग काम करेंगे तो डेवलपमेंट तो होना ही है ना। चलो, तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों हेल्थ सर्विस की। ये ज़्यादा नहीं है, जैसे एजुकेशन वाला उतना था, अब ये इतना नहीं है, बस थोड़ा सा ही है। चलो फटाफट से हम इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस लेक्चर को खत्म करेंगे। मुझे पता है ये लेक्चर लंबा हो रहा है, पर ये टॉपिक ही बड़ा था तो मैं क्या करूँ। चलो देखते हैं। देयर आर 1814 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड 360 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स इन द स्टेट एज ऑन 31 मार्च 2017। यानी 31 मार्च 2017 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, ठीक है, तो स्टेट में पीएमसी कितने थे, देखो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, ठीक है। तो ये देखो प्राइमरी कितने थे भाई, ये थे हमारे 1814, उसके बाद यहाँ पे कम्युनिटी कितने थे 360। अब आप सोचेंगे कि ये सब कुछ है क्या, तो आओ ना मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने लिख करके रखा हुआ है, क्यों चिंता करते हो। तो देखो यहाँ पे पहले आ जाता है हमारा, ये प्राइमरी था, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, यहाँ पे भी सेंटर्स लिखा था ना, आप देख लो, मिला लो, हाँ, कंफ्यूज मत होना। देखो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स। अब ये है क्या, ये कहाँ पर खोले जाते हैं, प्राइमरी कहाँ पे खोला जाता है और कम्युनिटी कहाँ पर खोला जाता है। तो देखो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जहाँ की पॉपुलेशन कितनी होती है, तो 20,000 से 30,000 तक के मतलब होती है, वहाँ पर ये क्या होते हैं, PHC होते हैं, यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, ठीक है। और जहाँ की पॉपुलेशन कितनी होती है बच्चों, तो 80,000 से लेके 1.5 लाख तक होती है, वहाँ पर होते हैं हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ठीक है। अब आप बोलेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों में यही डिफरेंस है भाई, क्योंकि देखो ये प्राइमरी में थोड़ी कम सर्विसेज और थोड़ी कम फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी, जबकि जो हमारा कम्युनिटी है यहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी, है ना। तो ये हेल्थ की स्पेलिंग मैंने रॉन्ग लिख दी थी, तो मैंने सही कर दिया। तो आपसे पूछा जाएगा, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि PHC कहाँ पर होते हैं, जहाँ की पॉपुलेशन कम होती है और जहाँ पर थोड़ी पॉपुलेशन ज़्यादा है, 80,000 से 1.5 लाख के बीच में, वहाँ पर हमें क्या देखने मिलेगा, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये बात इसमें बोली जा रही है। तो बताइए महाराष्ट्र स्टेट में कितने थे, ये 31 मार्च 2017 के हिसाब से अगर देखा जाए तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स कितने थे, तो 1814, और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स कितने थे भाई, 360, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ऑल्सो एम्फेसाइज ऑन प्रोग्राम्स टू strengthen health system in rural and urban areas through national रूरल हेल्थ मिशन, यानी कि NRHM एंड नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन NUHM। मतलब जो हमारी महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है, ठीक है, ये हमारे जैसे एजुकेशन के ऊपर वो ध्यान दे रही थी, वैसे एजुकेशन के ऊपर भी ये ध्यान देते, जो हमारा हेल्थ सिस्टम है वो अच्छा रहे, स्मूथली चले, इसके ऊपर भी वो ध्यान देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, अलग अलग जो हमारे स्कीम्स है, प्रोग्राम्स है, उसको चलाते हैं, जिसमें से एक आ जाता है दोस्तों हमारा NRHM। इसका मतलब ये हुआ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ठीक है। और फिर दूसरा यहाँ पे एक मिशन दिया गया है NUHM, यानी कि नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, ठीक है। दिस प्रोग्राम्स इंक्लूड हेल्थ डिटर्मिनेंट्स लाइक सैनिटेशन एंड हाइजीन, न्यूट्रिशन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर। मतलब ये जो सारे स्कीम्स लाए गए हैं भाई, ये जो सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, क्यों चलाए जाते हैं सरकार के द्वारा, ताकि लोग जो है ना वो जागरूक हो, ठीक है, वो स्वच्छता का ध्यान रखें, ओके, और अपने हेल्थ का भी ध्यान रखें, बराबर। तो इसीलिए देखो प्रॉपर सैनिटेशन होना चाहिए, हाइजीन होना चाहिए, न्यूट्रिशन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि पीने के पानी से भी बीमारियां फैलती है। अगर आप गंदा पानी पियोगे तो फिर बीमारियां तो फैलेंगी। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाता है। द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैज़ क्रिएटेड अ थ्री टियर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रोवाइड कंप्रेहेंसिव हेल्थ सर्विसेज। अब ये क्या है भाई,
टीयर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। तो देखो जैसे हमने सिटीज़ में देखा था टीयर 1 सिटीज़, सेकेंड टीयर 2 सिटीज़, टीयर 3 सिटीज़, उसी प्रकार से ये भी होता है 3 टीयर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। देखो प्राइमरी, ये देखो प्राइमरी टीयर इंक्लूड्स, यानी प्राइमरी टीयर इंक्लूड्स में क्या मतलब प्राइमरी टीयर में क्या इंक्लूड होता है, तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स इंक्लूड्स होते हैं। ठीक है, एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स इंक्लूड होता है किसमें, प्राइमरी टीयर में। ठीक है, फिर ये जो हमारा सेकेंडरी टीयर है ना दोस्तों, इसमें क्या इंक्लूड होता है, तो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स इंक्लूड होते हैं और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स इंक्लूड होते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर जो हमारा टर्शरी टीयर होता है, यानी जो तीसरे वाला है मैं उसकी बात कर रही हूँ, वहां पे क्या होता है कि वेल इक्विप्ड मेडिकल कॉलेजेस, ये मतलब इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं, तो जो हमारे एकदम बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ देने वाले जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ किस में आ जाते हैं, हमारे टर्शरी टायर में आ जाते हैं। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। एक बार मैं फिर से बताती हूँ। देखो जैसे 3 टीयर की हम बात कर रहे थे, तो प्राइमरी टीयर होता है, सेकेंडरी होता है और टर्शरी होता है। तो प्राइमरी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो देखो ये आता है हमारा PHC यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स। और जो हमारा सेकेंडरी टीयर है उसमें क्या आता है, तो जो हमारे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। जबकि टर्शरी में क्या आता है दोस्तों, इसके अंदर इंक्लूड होता है वेल इक्विप्ड मेडिकल कॉलेजेस एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स लोकेटेड इन मेजर सिटीज, यानी जो हमारे मेजर सिटीज हैं वहां पे ये जो हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, ये सब कुछ लोकेटेड होते हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं ना कि सबसे पहले मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार होता है तो पहले गांव का जो सरकारी अस्पताल है वहां पे लेके जाया जाता है। अगर वहां से भी काम नहीं बनता तो फिर जिले के लेवल पे जो हमारा अस्पताल होता है वहां पे लेके जाते हैं। वहां से भी काम नहीं बनता तो फिर डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज में भेजा जाता है कि भाई अब ये हमारे मान का केस नहीं है, आप वहीं पे लेके जाओ, क्योंकि वहां पे सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, वो प्रॉपरली से जांच कर पाएंगे और दवाई कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आया आप सभी लोगों को। तो ये था हेल्थ के बारे में, आई होप कि आपको समझा होगा। ठीक है, चलो तो हम लोगों ने सर्विस सेक्टर के बारे में पढ़ लिया है दोस्तों, ये सारी चीजें आती है सर्विस सेक्टर के अंदर। अब हमें क्या पढ़ना है, चलो आपको बताती हूँ। अब हमें पढ़ना है टूरिज्म के बारे में। तो टूरिज्म भी इसी में ही आता है। तो मैंने क्या सोचा है, मतलब टूरिज्म भी मैं आपको यहाँ पे पढ़ा सकती थी, हॉस्पिटलिटी भी है तो ये भी मैं आपको पढ़ा सकती थी, लेकिन इसको हम बाद में करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये वीडियो जो है ये ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है और मैं इसको और लंबा करना नहीं चाहती हूँ। ठीक है, तो ये जो सारे हमारे टॉपिक्स है, जैसे कि टूरिज्म हो गया और क्या है दोस्तों, हॉस्पिटलिटी, फिर यहाँ पर ये कहाँ गया, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये सब कुछ हम पढ़ेंगे हमारे अगले वीडियो में और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। देखते हैं कि अभी और कितने लेक्चर्स बनते हैं। मैं तो कोशिश करूंगी कि अगले लेक्चर में इसको पूरा कंप्लीट कर दूं। ठीक है, फिर भी देखते हैं। तो चलो आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।